हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2 फ्रॉम आवर वर्ल्ड एंड देन एंड नाउ बाय भारतन पब्लिकेशन क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यार कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2। यहाँ पार्ट 1 लिखा है, इसको पहले चेंज करते हैं यार इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 15 20 ठीक है, इसको पहले यहाँ काटते हैं यार। ये है आपका पार्ट 2 कॉन्सेप्ट सीरीज। ये आपका कॉन्सेप्ट सीरीज। मैंने क्या कहा था भाई, क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे भाई। क्वेश्चंस ओरल क्वेश्चन नॉट में 20 40 थिंक एंड आंसर और 100 वर्ड, इन सभी को एक ही वीडियो या फिर 2 वीडियोस के अंदर एक साथ डिस्कस कर ले। अभी कॉन्सेप्ट सीरीज का पहला पार्ट आई होप कि आपने देख लिया होगा। ये कॉन्सेप्ट सीरीज का पार्ट 2 है और ये आपका कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का भी पार्ट 2 है और कॉन्सेप्ट सीरीज का ही पार्ट 2 है। यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितना हो सके यार चैनल को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने कवर कर ली थी यार, हमने ये सभी चीज़ें कवर कर ली थी यार, ये भी कवर कर लिया था, ये भी कवर। अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फास्ट कर्नाटिक वार की बात करते हैं यार। फास्ट कर्नाटिक वार 1746 से लेकर 1748 तक ये चला था मेरे यार, फर्स्ट कर्नाटिक वार। देखिए इस वार का मेन कॉज क्या था, कारण क्या था, मतलब मेन रीज़न क्या था फर्स्ट कर्नाटिक वार होने का। ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वार क्यों हुआ था, इसका मेन कारण था कि इंग्लैंड और फ्रांस क्या थे, रिवल्स थे। मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा था, कंट्रोवर्सी थी, एक तनाव था, एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट था, इनके कॉन्फ्लिक्ट का इशू था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मेरे यार। तो इसी के कारण क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, वार हुआ था। और रेवल्स इन ऑस्ट्रिया वार, एक ऑस्ट्रिया क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रिया वार एक समय हुआ था, उस ऑस्ट्रिया वार के दौरान ये जो इंग्लैंड और फ्रांस ऑपोजिट में लड़ रहे थे, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे ऑस्ट्रिया वार के अंदर, और उसी वार से वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं मेरे यहाँ। विच ब्रोक आउट इन यूरोप 1742। 1742 के अंदर भाई ऑस्ट्रिया वार लड़ा गया था यूरोप के अंदर। इंग्लैंड एंड फ्रांस टुक ऑपोजिट था, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में थे, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे मेरे यार। और इंग्लैंड और फ्रांस उसी समय से, यूरोप में जो वार लड़ी गई थी ऑस्ट्रिया वार 1742 में, उसी समय से वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, मतलब लगे हैं भाई साहब, हम तुमको मार देंगे, तुम हमको मार दो, इस प्रकार से लगे हुए हैं। देयर इंटरेस्ट क्लास्ड इन अमेरिका एंड इंडिया ऑल्सो। देखिए क्या हुआ, ये दोनों का लड़ाई जो था वो तब से चल रहा था, बट धीरे धीरे जब ये दोनों ही एक साथ इंडिया में आ गए, मतलब अमेरिका में भी आए थे, इंडिया में आए थे, तो क्या हुआ उस समय इन दोनों का, ये जब आपने देखा कि क्या हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस लड़े थे ऑस्ट्रिया वार के अंदर, फिर एक कुछ समय के लिए अलग हो गए थे, मतलब कहीं और चले गए थे काम करने के लिए। फिर वो कहाँ आए, फिर वो अमेरिका में एक साथ आ गए कोलोनाइजेशन करने के लिए, फिर इंडिया में आ गए। तो जब वो एक दूसरे के आमने सामने हुए तो भाई साहब क्या हुआ, एक क्रास हो गया। हम कहते हैं ना भाई, इस एक्टर की भाई फिल्म आ रही है, फिर इस एक्टर की फिल्म है, दोनों की फिल्म एक साथ क्रैश होगी, मतलब दोनों की फिल्म एक साथ आ रही है। उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर इंग्लैंड भी आ रहा है कोलोनाइजेशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, फ्रेंच भी आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, कोलोनाइजेशन करने के लिए, और दोनों भाई साहब एक साथ क्रैश हो गए, दोनों का एक साथ क्लैश हो गया बेसिकली। ठीक है, ये बोले क्रैश नहीं हुआ, क्लैश हुआ। क्रैश मतलब भाई एरोप्लेन क्रैश कर जाता है, मतलब गिर जाता है, तो क्लैश मतलब एक साथ आ जाना, क्लैश। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस कम इनटू वार इन इंडिया टू। तो क्या दोनों भाई सब, हमने पढ़ा था, क्या था, हमने पढ़ा था कि भाई सब जो भी देश एक दूसरे के रिवाइल्स होते हैं, मतलब रिवायरिंग उनके अंदर चलते, कॉन्फ्लिक्ट इशू होता है, तो उसका रिजल्ट में क्या होता है, वार होता है। जब वो इंडिया में एक दूसरे के आमने सामने आए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम मेरे यार युद्ध हो गया, वार इन इंडिया हो गया। क्लियर है आपको। व्हेन वार एंडेड, ये जो वार खत्म कब हुआ, देखिए वार शुरू हुआ था 1746 में। ये जो वार था ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जो वार क्या था भाई साहब, ये जो वार था ये 1746 में स्टार्ट हुआ था।
ख़त्म का हुआ 1748 के अंदर, तो वही चीज़ लिखी गई है। इट द वार एंडेड इन यूरोप 1748 एंड इट एंडेड इन इंडिया टू 1748। मतलब यूरोप के अंदर भी वॉर 1748 में ही कम ख़त्म हुआ और इंडिया के अंदर भी ये वॉर 1748 को कंप्लीट हो गया। इस वॉर के अंदर क्या हुआ था, जो फ्रेंच हैज़ कैप्चर्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रॉम ब्रिटेन इन इंडिया, बट एट द एंड फ्रेंच गेव इट बैक टू ब्रिटेन। क्या हुआ मेरे यार, जब ये वार हो रहा था तो इस वार में क्या किया गया था, जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने इंडिया के अंदर एक चर्च था, उस एक कैप्चर द फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक फोर्ट था, एक किला, फोर्ट बोले तो एक किला था, उस किला का नाम था सेंट जॉर्ज। उस किला को फ्रेंच वालों ने हड़प लिया था ब्रिटेन से इंडिया के अंदर। बट बाद में क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच ने इस फोर्ट को, इस महल को यार, ठीक है, इस महल को यार, ये जो महल था मेरे घर, उस महल जिसका नाम था सेंट जॉर्ज, उसको फिर से रिटर्न भी कर लिया, मतलब वापस भी कर लिया। एंड द वार रेज द प्रेस्टीज ऑफ द डुप्लेक्स। इस वार को एक प्रेस्टीज मिला, किससे, फ्रेंच गवर्नर से। एंड फ्रेंच ऑल्सो डिफीटेड नवाब अनवर उद्दीन एंड अरकोट। देखिए इस वार को बेसिकली क्या हुआ, रेज किया गया था। ये वार जो जो फ्रेंच और ब्रिटेन लड़ रहे थे, तो ब्रिटेन यहाँ पर क्या हो रहा था, कई बार ब्रिटिश लोगों को फ्रेंच क्या कर रहा था, जो फ्रेंच था वो कई बार ब्रिटेन को सप्रेस कर रहा था, झुका रहा था, नीचे दबा रहा था इस वार का। तो इसलिए इस वार को एक प्रेस्टीज मिला, एक अपर लिफ्ट मिला, किससे, फ्रेंच के गवर्नर से। और फ्रेंच ने किसको हराया था, फ्रेंच लोगों ने नवाब अनवर उद्दीन को हराया था और अरकोट को भी हराया था मेरे यार। तो ये था भाई पहली कार्नाटिक वॉर। इस कार्नाटिक वॉर का एक और नाम क्या था भाई, ऊपर पढ़े थे भाई, क्या था भाई, एंग्लो फ्रेंच वॉर को ही कार्नाटिक वॉर कहा था। आप इसको कह सकते हो यार फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर 1746-1714। आइए स्टार्ट करते हैं यार। एंग्लो फ्रेंच वॉर 17, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर बोले तो सेकेंड कार्नाटिक वॉर 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से लेकर 1754 तक चला था भाई सेकेंड कार्नाटिक वॉर। देखिए जो रोबोट क्लीव जो कि क्लर्क थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये जो रोबोट क्लीव भाई साहब थे जो कि क्लर्क थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने एक बात को रियलाइज़ किया था कि एक चीज़ को समझ लिया था कि फ्रेंच की विक्ट्री इम्पोर्टेंस है, इस फ्रेंच की विक्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। उन्होंने सोचा अगर फ्रेंच जीतता है ब्रिटेन से, बोले तो इंग्लैंड से, मतलब ब्रिटेन से, ब्रिटिश लोगों से, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ को रोबोट क्लीव जो कि क्लर्क थे उन्होंने समझ लिया था। ये जो रोबोट क्लिप थे वाज एन एम्बिशियस एंड डेयरिंग पर्सन, बहुत एम्बिशियस, एक डेयरिंग, बहुत निडर इंसान थे। ही अटैक्ड अरकोट एंड कैप्चर्ड इट एंड फ्रेंच लॉस्ट द वार एंड हैड टू पे हेवी वार एडिमिटी एंड द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच हैड टू एंटर इनटू ए ट्रीटी विद इंग्लिश नोन एज ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। क्या हुआ था भाई, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो रोबोट क्लिप थे वो तो समझ चुके थे भाई फ्रेंच विक्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या था। ये बहुत एम्बिशियस पर्सन थे, मतलब हर चीज़ को करने का बहुत इच्छा था इनका, और बहुत लीडर पर्सन थे, एक डेयरिंग इंसान था। इसने क्या किया, अपने साथियों के साथ अरकोट में हमला कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ था कि फ्रेंच लोगों ने अरकोट को हरा दिया था। बट सेकेंड कार्नाटिक वार के अंदर क्या हुआ है, रोबोट क्लीव और उनके साथी ने क्या किया है कि इस अरकोट में फिर से, इसको अरकोट में फ्रेंच लोगों का कब्जा था उसमें हमला कर दिया और अरकोट को क्या कर लिया, अरकोट को कैप्चर कर लिया। जो फ्रेंच लोगों ने फर्स्ट कार्नाटिक वार के अंदर अरकोट को हड़प लिया था, उसी को रॉबर्ट क्लीव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क थे, वो उनके साथी के साथ मिलकर फिर से उन्होंने अरकोट पे फ्रेंच के ऊपर हमला कर दिया और इसको कैप्चर कर लिया। और क्या हुआ, सेकेंड कार्नाटिक वॉर। देखिए जो पहला कार्नाटिक वॉर था, ये जो पहला कार्नाटिक वॉर था मेरे यार,
ये पहला कार्नाटिक वार एक्चुअली में फ्रेंच जीता था। कौन जीता था? फ्रेंच वोन। बट सेकेंड के अंदर क्या होता है, सेकेंड में फ्रेंच लॉस्ट, फ्रेंच हार जाता है मेरे, फ्रेंच लॉस्ट कर जाता है, फ्रेंच लोग हार जाते हैं। फ्रेंच यार क्या होता है, हार जाता है, फ्रेंच तो लॉस्ट दी वार। तो ये फ्रेंच जब ये वार को, युद्ध को हार जाता है, इससे क्या होता है, उसको एक हेवी वार आइडेंटिटी को संभालना पड़ता है। मतलब बहुत, देखिए वार जब होता है बहुत खर्चा होता है, उस खर्चा का जो खर्चा बहुत हेवी था, बहुत ज़्यादा था, और उसको पे करना पड़ता है बहुत से चीज़ों को। और जो न्यू गवर्नर जनरल थे उनको, फ्रेंच के जो न्यू गवर्नर जनरल के, उनको पीस करना ही पड़ा, क्योंकि भाई साहब अब तो वो हार चुके हैं। देखिए फ्रेंच लोगों का कब्जा कहाँ कहाँ था, आपको अगर याद होगा तो फ्रेंच लोगों का कब्जा कहाँ था, फ्रेंच लोग कहाँ कहाँ थे, फ्रेंच लोग पोंडुचेरी में थे, चंदार नगर में थे, माहे में थे, और कराक कलर में थे, कराई काल में थे। कराई काल के अंदर ये 4 जगह के अंदर फ्रेंच लोगों ने अपनी कॉलोनी, अपनी ट्रेड सेटलमेंट की थी। तो क्या हुआ बाद में, जब फ्रेंच न्यू गवर्नर जनरल बने, जो कि फ्रेंच लोगों के, उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी ब्रिटेन के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि वो हार चुके थे। तो इसीलिए तो उन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी, उस ट्रीटी का नाम था क्या, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे यार, द ट्रीटी ऑफ पोंडुचेरी, ये याद ना। और पोंडुचेरी में किसका कब्जा था, फ्रेंच लोगों का। तो ये जो ट्रीटी था इसको पोंडुचेरी में ही साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ पोंडुचेरी। अब बात करते हैं थर्ड कार्नाटिक वॉर के बारे में, जो कि 1756 से लेकर 1760 तक चला था। कब से कब? 1756 से 1760 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, जो 7 साल, when 7 years war broke out in Europe, जो 7 साल का वार ब्रोक आउट हुआ था यूरोप के अंदर, मतलब जो 7 साल तक जो युद्ध चला था ब्रिटेन और फ्रेंच का तक, वो जो यूरोप के अंदर चला था, वो 7 साल तक चला था। और ये वार फिर से इंडिया के अंदर भी फिर से स्टार्ट हो गया था। ये जो वार था 7 साल तक यूरोप में भी चला था, और बाद में ये इंडिया जब आए, फ्रेंच और ब्रिटेन जाने दुश्मन थे, जब एक दूसरे को देख लिए, फिर से इंडिया के अंदर भी अपने वार को इन्होंने स्टार्ट कर लिया था। दिस टाइम द न्यू गवर्नर लैली ऑफ फ्रेंच, जो न्यू गवर्नर थे उस समय, लैली ऑफ फ्रेंच वॉज डिटरमाइंड टू डस्ट द इंग्लिश out of India, but coincidentally failed and was defeated badly. The French lost all his possession in India। भाई साहब देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में थी तो वही एक राज्य, हमने देखिए आपको कहा था ना, जब इंडिया में कौन कौन राज कर रहा था। इंडिया में पहले तो हिंदू लोग राज कर रहे थे, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश। तो जब ब्रिटिश राज कर रहे थे, क्या बाकी के यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि फ्रेंच था, डच था, ये थे क्या? नहीं थे। पोर्तुगीज भी नहीं थे, क्योंकि उन सभी को ब्रिटेन के लोगों ने हरा दिया था। इसमें क्या लिखा है, थर्ड कर्नाटिक वार के अंदर क्या होता है कि जो 7 साल तक वार चला था यूरोप के अंदर, वो इंडिया में फिर से स्टार्ट हो गया था। और इस समय जो न्यू गवर्नर थे, किसके? फ्रेंच के, जिनका नाम लैली था, लैली ऑफ फ्रेंच। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक धूल झोंक ली थी इंग्लिश लोगों के अंदर। मतलब इंग्लिश के जो भी लोग थे, इंग्लिश की जितनी भी सेना थी, उस सेना के अंदर एक धूल झोंकने का काम किया था। देखिए आप किसी से लड़ रहे हो, मान लो आपको कुछ नहीं मिला, आपको मिट्टी मिला, आपने मिट्टी क्या किया, उसके आँख में डाल दिया। अगर आप उस समय के अंदर उसको नहीं हराओगे तो उसके आग से जो मिट्टी का जो सूजन होगा, कुछ समय के बाद तो खत्म हो जाएगा ना, चला जाएगा ना, फिर वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो वही चीज़ उन्होंने फ्रेंच में किया। फ्रेंच ने क्या किया कि इंग्लिश लोगों पर डस्ट फेंक दिया भाई साहब, और डस्ट फेंकते ही कुछ एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन, उन्होंने सोचा कि हम जीत गए, बट उन्होंने नहीं सोचा कि जो सूजन है डस्ट का, वो कुछ समय के बाद चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो चला गया। और चलने के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन्स लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने फ्रेंच को हरा दिया। देखिए उन्होंने धूल तो छोंग ली, बट वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। और क्या हो गए, हार हो गए भाई। उनकी हार बहुत बुरी तरह हुई इंडिया के अंदर। से क्या हुआ, उनकी इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रेड सेटलमेंट थी उसको उनको भूलना पड़ा, ब्रिटेन को देना पड़ा, और इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो क्या हुआ, थर्ड के अंदर भी फ्रेंच लोग हार गए। और इससे क्या हुआ, वो आउट हो गए इंडिया से। वो इंडिया से क्या हो गए, आउट हो गए।
क्लियर है मेरे यार? अब बात करते हैं यार कॉन्क्लूजन की। अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन क्या हुआ। देखिए 3 लॉन्ग कार्नेटिक वॉर के बाद द फ्रेंच पोस्ट वर कॉन्फाइंड टू पोंडुचेरी, यमान, यनम, माहे एंड चंद्रनगर इन इंडिया। 3 कार्नेटिक वॉर के बाद जो फ्रेंच बहुत ज़्यादा पार्ट के अंदर इंडिया में थी, अब नहीं रही। वो सिर्फ इन्हीं कुछ गिने चुने एरिया के अंदर रह गई थी। गिने चुने एरिया जैसे कि पहला तो पोंडुचेरी, यहाँ पर थी फ्रेंच लोग। नेक्स्ट यानम, नेक्स्ट माहे, नेक्स्ट चंद्रनगर। इन 4 जगहों पर ही जो फ्रेंच की सेना थी, फ्रेंच का जो पावर था, उनकी जो टेरिटोरी थी, इन जगह पर सीमित हो गई, ना कि पूरे इंडिया, क्योंकि वो बाकी सभी जगह पर ब्रिटिश से हार चुके थे मेरे यहाँ। इस 3 कार्नेटिक वॉर्स के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड इंडियन आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स इंडियन ट्रेड सेटलमेंट। तो इसके बाद इस 3 कार्नेटिक वार के बाद, युद्ध के बाद क्या होता है, ब्रिटिश लोगों ने इंडियन आर्मी को एस्टेब्लिश किया, जिससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर उनकी जितने भी ट्रेड सेटलमेंट हो रही है उसको वो बचा सके। और इस इंडियन आर्मी में कौन थे, जितने भी लोकल रूलर्स थे एंड द राइवल यूरोपियन कंपनीज। किससे बचाने के लिए भाई साहब? देखिए जो इंडियन आर्मी उन्होंने बनाई थी, इसमें ज़्यादातर इंडिया के लोग ही थे और कुछ उनके ब्रिटिश लोग भी थे। और ये जो इंडियन आर्मी उन्होंने क्रिएट क्यों किया था, इसीलिए क्या था कि वो अपने इंडिया के अंदर जितने भी ट्रेड सेटलमेंट हो सके उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। बट किससे बचाना था? उनको बचाना था होस्टाइल लोकल रूलर्स। जितने भी इंडिया के अंदर जो लोकल रूलर्स थे उनसे उनको अपने ट्रेड सेटलमेंट को बचाना था। और जो उनके जो जानी दुश्मन थे, जो अदर यूरोपियन, जैसे कि फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्तुगीज हो गए, ये सभी क्या थे, उनके राइवल्स थे, उनके जानी दुश्मन थे मेरे यार। उनसे उनको अपने ट्रेड सेटलमेंट को बचाना था, इसलिए उन्होंने इंडियन आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट कर ली। द टेल्स ऑन द ब्रिटिश कोलोनाइज्ड इंडिया। देखिए ब्रिटिश ने इंडिया को कोलोनाइज्ड किया इंडियन आर्मी की मदद से मेरे यार। अब ये जो आर्मी उन्होंने क्रिएट की थी इंडियन आर्मी, इसमें कॉम्पोजिशन किसका था, इसमें कौन थे, इसकी इस आर्मी में कॉम्पोजिशन क्या थे, कितने क्या लोग थे भाई साहब, उसके कॉम्पोजिशन की बात करते। देखिए ब्रिटिश आर्मी कॉन्सिस्ट ऑफ रॉयल ट्रूप्स हु वर ओनली ब्रिटिशर। जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में सिर्फ रॉयल ट्रूप्स थे। रॉयल ट्रूप्स यानी उनकी जो सेना रॉयल सेना थी, और उस रॉयल सेना जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सिर्फ रॉयल सेना थी, और रॉयल सेना में सिर्फ उनके अंदर ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश आर्मी में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे। द अदर ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ कंपनीज ट्रूप विच कंसिस्ट ऑफ बोथ यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर। जो पहली थी ब्रिटिश आर्मी, उसमें सिर्फ रॉयल सिपाही थे, रॉयल सेना थी उनकी, रॉयल लोग थे, मतलब रॉयल ट्रूप्स थे, रॉयल सेना थी मतलब रॉयल सिपाही थे उसके अंदर उनके, सिर्फ जो कि ब्रिटिशर्स थे। सेकंड जो ग्रुप था उनका उसी आर्मी का, उसका एक सब ग्रुप था ब्रिटिश आर्मी का, उसमें जितने भी सारे उनके कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के लोग थे, उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे, और जिसमें यूरोपियन के भी अदर लोग थे, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज भी थे, और इंडिया के सोल्जर्स भी थे। द इंडियन सोल्जर्स वर कॉल्ड सिपोइज। वो इंडिया के सोल्जर को सिपोइज कहते हैं। कि हम सोल्जर को, हम इंडिया के अंदर सोल्जर को हिंदी में क्या कहते हैं, सिपाही। हम क्या कहते हैं, सिपाही। बट ब्रिटिशर्स क्या थे, इंग्लिश स्पीकर्स थे, वो इंग्लिश बोलते थे, तो इंग्लिश में सिपाही को सिपोई कह गए। आप किसी बंदे को भाई हिंदी के वर्ड्स बोलो, इंग्लिश बंदे को हिंदी के वर्ड्स बोलो, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। तो वही चीज़ उन्होंने सिपाही को सिपाही ना कहकर, हिंदी में हम सोल्जर को सिपाही कहते हैं, सिपाही, बट उन्होंने सिपाही ना कर सिपोए कह दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो इंडिया के सोल्जर थे उनको सिपाही ना कहकर वो सिपोही कहते थे, क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लगता था भाई, है ना, इसलिए वो सिपोईज कहते थे। दे बिलोंग टू कंपनी ट्रूप्स एंड द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ सूबेदार मीनिंग ऑफिसर। ये जो इंडियन सोल्जर सिपोईज थे, ये कहाँ पर थे, ये कंपनी के सेना पर थे। मतलब ये जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो कंपनी के सेना पे इंक्लूड थे, ना कि रॉयल ट्रूप्स में, जो कि ब्रिटिश आर्मी का पार्ट था। एक था रॉयल ट्रूप्स, एक था कंपनी के ट्रूप्स। ये आप चाहो तो यार लिख लो भाई, यहाँ पर लिख लो भाई। देख, एक थे रॉयल ट्रूप्स, एक थे कंपनी के ट्रूप्स, और इसी कंपनी के ट्रूप्स के अंदर इंडियन सोल्जर थे, जो कि जिनको वो सिपोईज कहते थे। बट रॉयल जो ट्रूप्स थे उसके अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, सिर्फ,
और इस कंपनी के ट्रूप्स के अंदर कुछ अदर यूरोपियन के भी लोग थे मेरे यहाँ, क्लियर है। और इस सिपोइस के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन था इंडियन सोल्जर्स के, जो सिपोइस थे उसकी जो हाईएस्ट पोजीशन था वो सूबेदार था, और सूबेदार का मतलब कि ऑफिसर होता है। ऑल हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस। देखिए आप कहोगे सर ये सूबेदार के तो ऊपर भी कुछ हाँ होता है भाई, सूबेदार के ऊपर लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन होते हैं, मेजर, ये सारी चीज़ें होती है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ये बाकी के सभी पोस्ट हैं, ये सभी पोस्ट रिजर्व थे यूरोपियंस के लिए। इंडियन सोल्जर जो कि काम कर रहा है कंपनी ट्रूप्स के अंदर, उसके पास सिर्फ एक ही हाईएस्ट पोजीशन था जाने का, वो सूबेदार था। सूबेदार के ऊपर जितने भी पोस्ट है, सूबेदार के ऊपर जितने हायर ऑफिसर की पोस्ट है, वो सभी यूरोपियन लोगों के लिए रिजर्व थी, वहां पर इंडियंस नहीं जा सकते। इंडिया सिर्फ सूबेदार तक लिमिटेड थे, बाकी ऊपर के पोस्ट यूरोपियन के लिए रिजर्व थे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। देखिए उस समय क्या हुआ था, जो बंगाल था वो सबसे बड़ा और रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया अंडर द नवाब सिराज उद्दौला। जो नवाब थे, जो उस समय ज़्यादातर जो लोकल रूलर्स थे हमारे इंडिया के, उनको नवाब कहा जाता था या फिर राजा थे। हमने पढ़ा था नहीं, जो लोकल नवाब थे और राजा थे वो ज़्यादातर इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे। और जो उस समय जो बंगाल था, बंगाल सबसे बड़ा और रिचेस्ट, यहाँ फर्टाइल लिखा गया, फर्टाइल बोले तो बंगाल की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, उनका सॉइल बहुत फर्टाइल था, मतलब एग्रीकल्चर का ज़्यादा, एग्रीकल्चर जो हब था इंडिया का उसमें बंगाल था। आप कैसे कह सकते हो, जो प्रोविजंस ऑफ इंडिया है, अभी तो हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं उस समय, बट प्रोविजंस ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारे साम्राज्य थे, बहुत सारे नवाब अपने किंगडम बनाए रखे थे, इसलिए प्रोविजंस ऑफ इंडिया का। तो प्रोविजंस ऑफ इंडिया के अंदर जो बंगाल सबसे बड़ा और सबसे रिच, सबसे खानदानी अमीर और सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, किसके अंदर, ये जो नवाब बंगाल के हेड कौन थे, उसके रूलर कौन थे, इसका रूलर के नाम था नवाब सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला, ठीक है। हु डिड नॉट परमिट ब्रिटिश टू एक्सपांड देयर टेरिटोरी। जो नवाब सिराजुद्दौला था, सॉरी नवाब सिराज उद्दौला था, इन्होंने, ये बंगाल के रूलर थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या कहा, मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ अपने टेरिटोरी को एक्सपांड नहीं कर सकते हो। फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड मिसयूजिंग ट्रेडिंग राइट्स, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ आओगे तो आप अपने ट्रेडिंग राइट्स को मिसयूज कर रहे हो, इसलिए हम आपको नहीं लाएंगे। किसने कहा भाई, नवाब सिराजुद्दौला ने कहा, सिराज उद्दौला, ठीक है, नाम बहुत भयंकर नाम है मेरे यार, ठीक है। दिस राइज अ वार बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश, इससे क्या, जब ब्रिटिशर्स को नवाब सिराजुद्दौला ने मना कर दिया तो नवाब सिराज उद्दौला और ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध छिड़ गई मेरे यहाँ, एंड इसको कहा है बैटल ऑफ प्लासी। इम्पोर्टेंट है मेरे यार, बैटल ऑफ प्लासी इम्पोर्टेंट है मेरे यार। इसके बीच में हुआ था, कुछ एक्सप्लेन करके बता देना मेरे यार। देखिए क्या हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल के अंदर ब्रिटिश को आने से मना कर दिया, कहा गया भाई साहब आप अगर यहाँ आओगे तो अपने ट्रेडिंग लाइन को मिसयूज कर रहे हो, आप हमारे यहाँ को खराब करोगे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, जिससे ब्रिटिश को आगा गुस्सा, उन्होंने क्या किया, युद्ध छिड़ दी, किसके अंदर, युद्ध छिड़ ली बंगाल के अंदर नवाब सिराजुद्दौला के साथ, नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध छिड़ा दी ब्रिटिश ने। और इसी युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। कब हुआ था मेरे, 1757 में हुआ था, क्लियर है आपको, 1757 में हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्राइब द मिलिट्री कमांडर इन चीफ मीर जफर, भाई साहब रिश्वत दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, जो नवाब सिराजुद्दौला जो रूलर थे बंगाल के एक चीफ मिलिट्री के, बंगाल की जितनी भी सेना थी नवाब सिराजुद्दौला का, उसके जो चीफ कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, जो चीफ कमांडर थे उनका नाम था मीर जफर, और मीर जफर को थोड़ी सी रिश्वत दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसी की वजह से ब्रिटिश ने कुछ पैसा देके, कुछ रिश्वत देके मीर जफर को ये बैटल, ये युद्ध उन्होंने जीत दिया था मेरे यहाँ। क्लियर है आपको। सिराज उद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, वो इसको हार जाते हैं। ये जो युद्ध था, सिराज उद्दौला ये हार जाते हैं, उनकी सत्ता गिर जाती है बंगाल के अंदर और उनको मार दिया जाता है, सिराज उद्दौला को मार दिया था, क्योंकि भाई साहब उनके अपनों ने ही अपनों को धोखा दे दिया। यहाँ साबित हो गया मेरे यार, अपनों ने ही अपनों को धोखा दे दिया। गेरों में कहाँ दम था मेरे यार, पराई में कभी, देखिए आप किसी के साथ अगर लड़ रहे हो, अगर आप ताकतवर तो आप ही जीतोगे, बट अगर अपने आप को ही, आपके किसी अपने ने आपको धोखा दे तो आप हार जाओगे।
है या नहीं। अपनों ने यहाँ पर देखिए मीर जफर उनके ही थे, उनके चीफ मिलिट्री कमांडर थे, है या नहीं, जो कि नवाब के रूलर के अंडर आते थे, नवाब सिराजुद्दौला के अंडर आते थे मीर जफर। उन्होंने क्या किया, कुछ रिश्वत लेके कुछ पैसा लेके ब्रिटिश के साथ मिल गए और सिराजुद्दौला को हरा दिया, उनकी सत्ता गिर गई, उनको मार दिया गया मेरे यार। यहाँ साबित होता है अपनों ने अपनों को ही धोखा दे दिया और भाई औरों में कहाँ दम था मेरे यार। द कंपनी मेड मीर जफर द न्यू रूलर इन रिटर्न फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। कुछ पैसे देकर मीर जफर को उनको नवाब बना आता है बंगाल का। उनको मीर जफर को, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मीर जफर को न्यू रूलर, नया शासक बनाती है एक बहुत ज़्यादा पैसे देकर। ठीक। द जमींदारी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर 24 परगान्स इन बंगाल एंड राइट टू फ्री ट्रेड। और इसके बाद मीर जफर जब बिक चुके हैं मेरे बंगाल के ब्रिटिश के द्वारा, और उनको ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, आपको उनको जमींदारी राइट्स दी जाती है। जमींदार राइट बोले तो कि जितने भी उनके 24 परागान थे, 24 गांव थे, वहाँ से वो पैसा इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उनको जो मीर जफर थे उनको फ्री ट्रेड का भी राइट दे देते हैं, क्योंकि भाई मीर जफर तो ब्रिटिश के अंडर थे, उनके गुलाम हो गए थे मेरे यार, क्योंकि उन्होंने रिश्वत दी थी यार, लुट गए थे मेरे यार। ब्राइब का मतलब रिश्वत होता है मेरे यार। ब्लैटेल ऑफ प्लासी बर्ड टू ए टर्निंग पॉइंट फॉर ब्रिटिश। ब्लैटेल ऑफ प्लासी हुआ था नवाब सिराजुद्दौला, जो कि नवाब थे बंगाल के बीच में और ब्रिटिश के बीच, एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश लोगों के लिए। इट ट्रांसफर द कंपनी फॉर मियर ट्रेड रूलर। भाई साहब यही एक टर्निंग पॉइंट था। हम क्या होता, मैंने क्या कहा भाई, ब्रिटिश तो आई थी इंडिया में ट्रेड करने, बट वो साम्राज्य बोले तो टेरिटोरी बना के चली गई। ये टेरिटोरी उन्होंने कहाँ से बनाई, ये जो ट्रेड से टेरिटोरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये कहाँ हुआ था, बंगाल के अंदर हुआ था। क्योंकि बंगाल उस समय सबसे ज़्यादा रईस था, सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन उनके पास, जो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया था बंगाल प्रोविंस सबसे बड़ा था उस समय। तो उसी को जब उन्होंने हरा दिया था बंगाल के राजा को, और जहाँ पर ब्रिटिश की सत्ता लग गई थी बंगाल के अंदर, और उनकी खुद की परपेट सरकार, कठपुतली सरकार थी मीर जफर, उनकी कठपुतली एक पपेट सरकार थी मेरे यार। वो कठपुतली सरकार थी जो मीर जफर की थी, वो ब्रिटिश के अंडर था। जो ब्रिटिश बोले तो ब्रिटिश की सत्ता लग गई थी बंगाल के अंदर, जिस कारण क्या हुआ, ब्रिटिश बंगाल को जीत चुका था, बढ़िया से कंक्योर कर लिया ब्रिटिश। इसने क्या किया, बंगाल को बहुत बढ़िया से कंक्योर कर लिया और वहाँ अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश कर दिया, पावर एस्टेब्लिश कर दिया। और उसी को जब उन्होंने कैप्चर कर लिया बंगाल को, इसी से ही स्टार्ट हो गया कि वही ट्रेड से टेरिटोरी उन्होंने कर लिया मेरे यार। उन्होंने क्या कर लिया, जो कि इंडिया में एक रूलर, एक ट्रेड करने, व्यापार करने आए थे, जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने बंगाल को कंक्योर कर लिया, हरा दिया, जीत हासिल कर ली बंगाल से, तो वो एक रूलर बन गए इंडिया के अंदर, वो एक रूलर बन गए। और धीरे धीरे ये रूलर गिरी उनकी बढ़ने लगी। बाद में क्या होता है, मीर जफर ऑल्सो फेल्ड टू मीट द हेवी मॉनेटरी डिमांड्स मेड बाय द कंपनी। देखिए, जो कंपनी ने उनको कहा था कि आपको जमींदारी रेट्स दी गई है और जमींदारी रेट से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, बट उतना रेवेन्यू मीर जफर मीट नहीं कर पा रहे थे, जनरेट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हुआ मेरे यार, द कंपनी डिनोटेड मीर जफर एंड मेड हिज इन लॉ मीर कासिम द न्यू लॉरर। मीर जफर को हटा दिया गया, क्योंकि वो जितना उनको कहा जा रहा था, जितना अमाउंट उनको कहा जा रहा था, इतना अमाउंट आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो उतना कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके उस एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे। जिसके कारण क्या, ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि मीर जफर को बंगाल का नवाब नहीं बनाएंगे, बंगाल के रूलर से हटा देंगे, और उनके जो, एक मिनट, यहाँ ये नहीं है, क्या है, मीर जफर को हटा दिया जाता है सत्ता से, और उनके जो सन इन लॉ थे, यहाँ सन इन लॉ होगा, ये SON चला गया यहाँ पर, उनके जो सन इन लॉ थे, सन इन लॉ जो कि मीर कासिम थे, उनको बनाया जाता है न्यू रूलर ऑफ बंगाल। और मीर कासिम जो थे वो रिटर्न में कंपनी को क्या देते हैं, जमींदारी राइट्स देते हैं। यहाँ पर ये जगह भी बुर डाउन होगा, WAN होगा, ठीक है, WAN, बुरडाउन, मिदनापुर,
चित्तौड़गांव, ये 3 जगह के जमींदार राइट्स मीर कासिम इन रिटर्न देते हैं ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मीर कासिम जो कि मीर जफर के सल्लीन थे उनको राजा बनाते हैं, बंगाल का न्यू रूलर बनाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे यार। जो नेक्स्ट पार्ट से यार, नेक्स्ट पार्ट बैटल ऑफ बक्सर 1764 से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मतलब पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना रहता है यार। आपके लिए प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके विजिट करना। यहाँ पर बहुत वीडियोज़ है, रिविजन वीडियोज़ हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और सिविक्स की हर एक वीडियोज़ अवेलेबल है। महारिविजन सीरीज़ भी अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर आएगी मेरे यार। ये जो वीडियो भी होगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट के वीडियो को मिस कर लिया है, जाके यार देख लेना। अगर बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो तो महारिविजन सीरीज़ देख लेना। ये महारिविजन सीरीज़ बहुत कम समय के अंदर चैप्टर को आपको समझा देगा है। रिसोर्सेज मात्र 18 मिनट के अंदर कंप्लीट हुआ है भाई। मॉडर्न इंडिया 30 मिनट के अंदर हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 31 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है मेरा, देख लेना मेरे यार। और यार अगर आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही है यार, चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे यार। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और लाइक भी करो। और अपना आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को लेकर कमेंट कर दो मेरे यार, कमेंट करो। अगर वीडियो कैसा लगा वही मुझे बताना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।